नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के उन्नाव जिले की है, जहां पर एक सनसनीखेज हत्याकांड के तार जो है इस उन्नाव जिले से जुड़े हैं। अगर आप उन्नाव जिले के हैं और कानपुर के हैं और उन्नाव आते जाते रहते होंगे तो उन्नाव के एक चर्चित फेमस उन्नाव का हॉस्पिटल है उत्तम हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल को अच्छी तरीके से जानते होंगे। इस हत्याकांड के तार जो हैं उत्तम हॉस्पिटल के संचालक से जुड़े हुए। प्यार, धोखा, ब्लैकमेल और फिर हत्या। एक अस्पताल संचालक पर लगे हैं ऐसे आरोप जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। उन्नाव के उत्तम हॉस्पिटल से शुरू हुई एक अवैध प्रेम कहानी का अंत ऐसा खौफनाक होगा, इसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्नाव के उत्तम हॉस्पिटल के संचालक जिसने पहले एक जवान युवती को जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी उसे शादी का सपना दिखाया, उसका भरोसा जीता और जब युवती उसके भरोसे में आ गई तो उसके साथ अवैध अनैतिक संबंध बनाए। युवती जब इन सब के बाद उस शादी वाले वादे को अस्पताल संचालक को याद दिलाती है कि आपने मुझसे शादी करने का वादा किया था, अब शादी कीजिए क्योंकि मैं गर्भवती हो चुकी हूं। इस पर जो अस्पताल संचालक है उसको एक बार फिर धोखा देता है और धोखे से गर्भपात करा देता है। इसके बाद युवती बराबर अस्पताल संचालक से शादी करने का दबाव बनाती है। अब अस्पताल संचालक जो था उसे लगता है कि अब तो ये उसके गले के लिए हड्डी बन गई है जिसे ना वो निगल सकता है ना वो उगल सकता है। इस दौरान जो है लड़की जब अब इतने बड़े धोखे के खिलाफ आवाज उठाती है, पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है, तो अस्पताल संचालक को लगता है कि अब वो इस चक्कर में लंबा जेल में जा सकता है, जिसके बाद उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने भतीजे और अपने हॉस्पिटल के गार्ड के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। कहते हैं कि अस्पताल संचालक ने जो युवती कानपुर में रह रही थी उसे धोखे से मिलने के लिए बुलाया इस गाड़ी में, स्कॉर्पियो गाड़ी में। वहां पर उसको उसका भतीजा गाड़ी पे मौजूद था, गार्ड मौजूद था। जैसे ही लड़की गाड़ी में बैठती है उसके साथ वो होता है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। युवती की हत्या कर दी जाती है और फिर बड़ी ही चालाकी से पूरे प्लान के तहत युवती के शव को सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाकर ठिकाने लगा दिया जाता है। युवती के शरीर पर एक कपड़ा नहीं छोड़ा जाता ताकि उसकी पहचान हो जाए। लेकिन एक छोटी सी चूक ने इस पूरे प्लान का भंडाफोड़ कर दिया। एक छोटी सी गलती जो भतीजे से हुई, जिसका खामियाजा अब अस्पताल संचालक भी भुगत रहा है, सलाखों के पीछे पहुंच गया। क्या वो गलती थी, हम आगे जब खबर आपको बताएंगे तब विस्तार से बताएंगे। तो ये खबर अब जो है उन्नाव कानपुर में चर्चा का विषय बनी है, क्योंकि ये उन्नाव का उत्तम हॉस्पिटल बेहद जाना माना था और जो इस उत्तम हॉस्पिटल के संचालक साहब हैं इनको तो भी उन्नाव की बड़ी बड़ी हस्तियां जानते थे। कह रहे थे कि हाल फिलहाल ये 2027 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले चुनाव लड़े। कहते हैं ना कि कुछ कारगुजारियां होती हैं जो आपके सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। यहां पर देवकांत उत्तम के साथ भी वही हुआ। जरा सा कदम फिसला और अच्छा खासा मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया। क्या है पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए और पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक हम आपको बताते हैं कि कैसे उन्नाव के उत्तम हॉस्पिटल से एक अवैध प्रेम संबंध की शुरुआत होती है और फिर वो उस युवती के हत्या पर खत्म होती है। जैसा कि हमने आपको बताया ये घटना जो है उन्नाव और कानपुर से जुड़ी हुई है। कानपुर का बर्रा थाना था। बर्रा थाने में 21 मई को एक युवती इसके अगवा होने की सूचना जो है वो पुलिस में दर्ज कराई गई। जो युवती की मां थी उन्होंने सीधे सीधे आरोप ये लगाया कि
उनकी जो बिटिया है उसको उन्नाव के उत्तम हॉस्पिटल के संचालक देवकांत उत्तम ने उनकी बेटी को अगवा किया है और पता नहीं कहां ले गए। इसके बाद जब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है तो युवती की लाश बरामद होती है। फिर पुलिस और गहनता से जांच करती है, तब यह पता चलता है कि 3 लोगों ने मिलकर युवती की हत्या की। ये 3 लोग कौन थे? उत्तम हॉस्पिटल के संचालक, जो मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं देवकांत उत्तम, उनका भतीजा है विवेक पटेल और हॉस्पिटल का गार्ड अजीत सिंह। तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब चलिए हम आते हैं, शुरू से कहानी शुरू करते हैं। जो ये लड़की कानपुर के बर्रा में रह रही थी, असल में ये कानपुर के बर्रा की रहने वाली नहीं है, ये रहने वाली है लड़की उन्नाव की। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो कानपुर के बर्रा बाईपास पर किराए के मकान में अपने मां के साथ रहती है। 10 फरवरी 2024 को चूंकि उन्नाव की रहने वाली थी, लिहाजा लड़की उन्नाव आई हुई थी। यहां पर उसकी तबीयत खराब होती है तो लिहाजा ये लड़की जो है उन्नाव के शेखपुर जो नहर के पास है वहां उत्तम हॉस्पिटल है। जो लोग उन्नाव के हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि उत्तम हॉस्पिटल कहाँ है। उस उत्तम हॉस्पिटल में ये लड़की अपने आप को दिखाने पहुंचती है। चूंकि लड़की के साथ इस तरह का कांड हुआ, इस वजह से उसका नाम हम नहीं बता रहे, फिर भी उसका नाम हम प्रीति रख देते हैं। मान लीजिए प्रीति जो है वो उत्तम हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने पहुंची। लड़की बताते हैं पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रही थी, मतलब पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी और कानपुर में रहकर ही पढ़ाई करती थी। अब यहाँ पर जब लड़की, कहा जा रहा है, जो कहानी सामने आ रही है अभी तक पुलिस के मुताबिक, कि जब वो उत्तम हॉस्पिटल में दिखाने जाती है तो यहाँ पर उत्तम हॉस्पिटल के संचालक देवकांत उत्तम ने उसे कुछ देर दवा दिलाने के बहाने अपने केबिन में बैठाए रखा। यहाँ पर चूंकि अमूमन होता है, हर मरीज का पर्चा बनता है, नाम क्या है, उम्र क्या है, कहाँ एड्रेस रहते हो, फ़ोन नंबर क्या है, ये आप कहीं भी जाओ डॉक्टर सब करते हैं। तो इन्होंने भी ये सारी डिटेल ली। इसके बाद जो है दवा लेकर लड़की अपने घर लौट आई। लेकिन जो आरोपी देवकांत उत्तम है, इसके बाद जो है उनकी इस लड़की से फ़ोन पर बातचीत शुरू हो गई। अब देखिए देवकांत उत्तम भी कोई बहुत कहें गरीब परिवार से तो नहीं, हॉस्पिटल संचालक, अच्छे खासा पैसा है और पैसे की चमक होती है ना, वो अच्छों को थोड़ा सा मन भटका देती। लड़की ने भी देवकांत उत्तम पटेल से जो है उत्तम से दोस्ती व्यवहार, मतलब दोस्ती शुरू हो गई कहते हैं। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, बातचीत दोस्ती हुई और कहते हैं कि देवकांत उत्तम ने लड़की को के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की भी इस चीज के लिए तैयार हो गई। अब लड़की को यह पता था कि नहीं पता था कि देवकांत उत्तम ऑलरेडी शादीशुदा है, जैसे उनकी उम्र है उस हिसाब से तो उनकी शादी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं, लड़की ने उनके उस प्रस्ताव को कहते हैं स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद जो है प्रेम प्रसंग शुरू रहा। डीसीपी, जो कानपुर के डीसीपी, उनके मुताबिक दोनों कार में घूमने जाने लगे, अक्सर होटलों रेस्टोरेंट में मिलने लगे। कहते हैं कि इस दौरान जो है देवकांत उत्तम ने लड़की को अपने कानपुर स्थित फ्लैट में ले गए। यहाँ पर उसके साथ शारीरिक संबंध में, फिजिकल रिलेशन, यानी अब जब शादी की तैयारी थी तो फिर ये हुआ कि भाई कैसी पर्देदारी, सब कुछ सारे रिश्ते जो कहते हैं ना पर्दे जो होते हैं वो हटते चले गए और इनके बीच संबंध बन गए। 24 जुलाई 2025 को आरोपी देवकांत उत्तम जो है लड़की के साथ, उस युवती के साथ मध्य प्रदेश के ओरछा गए। बड़ा टूरिस्ट प्लेस टाइप का है, वहाँ अक्सर लोग जाते हैं। वहाँ लड़की के साथ होटल में ही रुके, दोनों ठहरे। यहाँ पर भी लड़की के साथ, जो जाहिर सी बात, अब घूमने गए हैं तो क्या करेंगे, मौज मस्ती होगी। और बताते हैं कि इस दौरान जो है, अब युवती का ये आरोप था कि इन्होंने धोखे से हमारे कुछ अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिए जो इनके पास मौजूद थे। इसी बीच कहते हैं कि लड़की गर्भवती हो गई। पुलिस के मुताबिक 1 अगस्त 2025 को जब लड़की ने इन्हें बताया कि भाई अब हम प्रेग्नेंट हो गए, हमसे शादी करो, तो शादी तो बाद में, पहले ये हुआ कि तुम गर्भवती हो, इसका समाधान किया जाए। तो 1 अगस्त 2025 को देवकांत उत्तम ने कानपुर शहर के कल्याणपुर स्थित अस्पताल में युवती का गर्भपात करा दिया। लड़की ने आरोपी देवकांत उत्तम से अब कहा, अब शादी करो, इतने दिन हो गए हैं, इतने दिन वाला हमारा मतलब रिलेशन चल रहा है, अब भाई शादी करो। तो देवकांत उत्तम जो है कहते हैं वो टाल मटोल करने लगे। इसके बाद
जब लड़की को लगा कि भाई ये टाल मटोल कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ना करें, तो लिहाजा कहते हैं लड़की ने इनसे मिलना जुलना कम कर दिया। अब लड़की ये कहना है, एक तो ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये मुझसे दूर भी नहीं रहना चाहते थे। लिहाजा जब लड़की ने इनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया तो इन्होंने जो है उस लड़की को वही फोटो और वीडियो के आधार पर, ये लड़की का आरोप है, ठीक है, कहते हैं उस लड़की का कहना है कि उसी वीडियो और फोटो के आधार पर इन्हें ब्लैकमेल करना उसने शुरू कर दिया। मतलब देवकांत उत्तम ने उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। धमकी दी कि अगर वो नहीं मिलेगी या उनके कहने पर नहीं आएगी, जब वो बुलाएंगे और नहीं आएगी, तो ये फोटो और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और जिसके बाद फिर क्या होगा, लड़की बदनाम होगी। धमकी से परेशान लड़की ने कुछ दिन तो ठीक था, लेकिन उसे लगा कि भाई आखिरकार कब तक वो उनकी बात मानती रहेगी। लिहाजा धमकी से परेशान होकर युवती ने, चूंकि उन्नाव में इनका हॉस्पिटल था, लिहाजा 19 मई को, और उन्नाव की रहने वाली थी वो लड़की, उन्नाव की सदर कोतवाली में हॉस्पिटल संचालक देवकांत उत्तम के खिलाफ शारीरिक शोषण की शिकायत दर्ज कराई। मतलब शादी का झांसा और इस तरह से, मतलब संबंध बनाना, शादी का झांसा देकर हमसे संबंध बनाए और बाद में पलटी मारे, इस तरह से ये केस दर्ज कराया गया। जब इसकी जानकारी आरोपी हॉस्पिटल संचालक देवकांत उत्तम को हुई तो उन्होंने, अब ये लगा कि भाई अमूमन इस तरह केस में होता है कि भाई पहले युवती की सुनी जाती है, फिर आपकी बात सुनी जाएगी, और इनको लगा कि भाई इतने बड़े हॉस्पिटल के संचालक हैं और सब, जब ये मामला प्रेस वगैरह में आया तो ऐसे ही इनकी बदनामी हो रही थी, और जब इस तरह के केस होते हैं और हॉस्पिटल आपका चल रहा हो तो आपके लिए, बिजनेस के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती। लिहाजा इन्हें लगा कि अगर वो जेल जाना पड़ सकता है, अब जेल कोई नहीं जाना चाहता, लिहाजा बताते हैं कि जेल से बचने के लिए इन्होंने युवती को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। कहते हैं कि 21 मई को इन्होंने अपने भतीजे विवेक पटेल से लड़की के पास फोन कराया और इसे बर्रा बाईपास पर मिलने के लिए बुलाया। जब ये बर्रा बाईपास पर मिलने के लिए बुलाया गया तो स्कॉर्पियो गाड़ी थी। स्कॉर्पियो गाड़ी में बताते हैं कि विवेक पटेल इनका भतीजा, देवकांत उत्तम और इनके साथ जो इनका गार्ड था, अजीत सिंह नाम है शायद उसका, वो गाड़ी में मौजूद थे। लड़की दोपहर करीब 1:06 के आसपास जो है घर से निकलती है। बर्रा बाईपास पहुंचने पर वो पहले से स्कॉर्पियो जो खड़ी थी वहां पर पहुंचती है, स्कॉर्पियो का दरवाजा खोलती है और अंदर बैठ जाती है। इसके बाद कहते हैं स्कॉर्पियो चल पड़ती है। पुलिस के मुताबिक जब सचेंडी के पास ये पहुंचते हैं तब रस्सी से इसका गला दबोचते हैं। अब कौन पकड़ता है ये अभी नहीं क्लियर है, लेकिन यहाँ तीनों लोग थे तो जाहिर सी बात है शायद विवेक गाड़ी चला रहा था और जो गार्ड होगा और ये इन्हीं में से किसी ने किया होगा। तो रस्सी से गला घोंटकर बेदर्दी से उस युवती की हत्या कर दी जाती है और चलती गाड़ी में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब आजकल की गाड़ियां भी ऐसी होती हैं कि अगर डोर शीशे चढ़ा दो तो आवाज बाहर नहीं जाती जल्दी। वहीं बताते हैं इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी उन्नाव के शेखपुर स्थित जो इनका एक हॉस्पिटल बन रहा है वहां पहुंचते हैं। वहां देवकांत उत्तम स्कॉर्पियो से उतर जाते हैं और इसके बाद जो प्लान था कि विवेक और गार्ड अजीत सिंह जो इस युवती की लाश को ठिकाने लगाएंगे। योजना यह थी कि लाश को इतनी दूर ठिकाने लगाओ जाके कि किसी को उसकी भनक तक न लगे। लिहाजा उस स्कॉर्पियो से गंगा एक्सप्रेसवे से होते हुए ये सीधे बुलंदशहर चले गए। अब आप उन्नाव से बुलंदशहर की दूरी तय देखेंगे कितनी है, तो 200 से 250 किलोमीटर के ऊपर ही होगी। मैं चेक कर देता हूँ। नाउ टू बुलंदशहर डिस्टेंस 417 किलोमीटर। सोचिए, ये उन्नाव से चलते हैं और बुलंदशहर पहुंचते हैं। यहां पर बुलंदशहर का कौन सा थाना क्षेत्र है? जहांगीराबाद थाना क्षेत्र है और अनूप शहर हाईवे से थोड़ी दूर पर एक आम का बाग था। यहां पर विवेक और अजीत सिंह गार्ड ने युवती की लाश को फेंक दिया। इस दौरान उन्होंने युवती की लाश के कपड़े उतार दिए ताकि उसके शरीर से किसी तरह से पहचान ना हो पाए। ये सब जो है 22 तारीख को हुआ। 21 तारीख को हत्या की गई। 417 किलोमीटर दूर गाड़ी चला के लेके गए। रात में करीब 4-5 बजे, तब तक 22 तारीख समझ लीजिए शुरू हो गई थी। इन्होंने एक आम के बाग में उस लड़की की बॉडी फेंकी। बॉडी के शरीर पर, लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ हाथ में एक कलावा बंधा था
और नाक में नथनी हुई थी। इन दोनों चीजों को ये दोनों लोग जो है हटाना भूल गए, या इन्होंने ये सोचा नहीं था कि इसकी वजह से इन तक पुलिस पहुंच भी सकती है। इसके बाद जो है 23 मई को इस दौरान ये सब वापस आ जाते हैं। 23 मई को जब बाग का भाई किसान विसान होगा वो वहां गया होगा तो उसको बदबू आई होगी। इसके बाद जब वो पहुंचते हैं तो पुलिस को शव के बारे में 23 मई की शाम को कहीं पता चलता है। पुलिस शव को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम कराती है। चूंकि 21 तारीख को हत्या हुई, 22 तारीख पूरा हो गया, 23 तारीख पूरा हो गया, लाश की हालत बिगड़ चुकी थी। ऐसे में जो जहांगीराबाद थाना पुलिस है उसने युवती की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन आसपास के कहीं थानों से इस बारे में किसी युवती के लापता होने की सूचना नहीं मिली। लिहाजा बॉडी की हालत खराब होने के चलते 24 तारीख को शायद युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब इधर जब युवती लापता हुई तो युवती की मां ने पुलिस में जाकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई और सीधे सीधे, चूंकि युवती ने उत्तम पटेल पर ही केस दर्ज किया था, FIR दर्ज करवाई थी, लिहाजा युवती की मां ने भी जो है उत्तम पटेल पर ही शक जाहिर, उत्तम पटेल कह रहा हूं, देवकांत उत्तम, इनके ऊपर शक जाहिर किया कि इन्होंने ही हमारी बेटी को गायब करवाया है। क्या कहा था मां ने, सुनिए। ये देवकांत उत्तम हॉस्पिटल के मालिक, इन्होंने मेरी बेटी को बहला फुसला कर उसके संग गलत काम किया। उसके बाद जब उसने यहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया तो इन्होंने कल दोपहर 1:15 बजे इन्होंने मेरी बेटी का अपने भतीजे के साथ अपहरण करवा लिया बर्रा से अपहरण करे। हमने फोन मिला, कल से फोन ही नहीं मिला, बंद जा रहा बराबर। क्या चाहती हैं आप? मेरी बेटी हमें मिलनी चाहिए, इनको सजा मिल। युवती जब भाई एक बेटी गायब हो, दोपहर से गई हो, शाम तक ना आए तो चिंता होगी। जब शाम तक नहीं आई तब वो पुलिस के पास जाती हैं, पुलिस पर शक जताती है। तो पुलिस जो है फिर इस मामले को, चूंकि एक युवती से जुड़ा मामला था, लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू करती है। कहते हैं कि मां ने जब शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। केस दर्ज होने के बाद आरोपी विवेक पटेल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक और साजिश रची। विवेक पटेल देवकांत उत्तम का भतीजा, इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक साजिश रची। इसने 28 मई को अपने खुद के पेट में सूजा से घोंप लिया और ऐसा दिखाया। इसके बाद ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और ये कहानी बनाई कि 2 लोगों ने जो है इसके ऊपर हमला किया, ताकि पुलिस को ये हो जाए कि यार ये लोग कैसे कर सकते हैं, इनके ऊपर तो खुद हमला हुआ है। तो एक झूठी कहानी बनाने के लिए एक कहानी रची। लेकिन बर्रा पुलिस जो है लगातार जब पूरे मामले की जांच कर रही थी, जो बर्रा कोतवाल हैं वो लगातार इसके ऊपर नजर रखे हुए थे। 30 मार्च को जैसे ये डिस्चार्ज होता है, पहले पुलिस इसे हिरासत में ले लेती है। इस दौरान डॉक्टरों से भी बातचीत चलती है। डॉक्टर कहते हैं ये जख्म है वो गोली का नहीं है, ऐसा लग रहा है किसी चीज से, कील वील जैसे घोपा आने वाला होता है वो उस चीज से है। पुलिस को अब ये भी पता चल गया ये पूरी कहानी इसकी झूठी थी। अब पुलिस ने जो है सबसे पहले विवेक पटेल से पूछताछ करनी शुरू की कि भाई जरा पूरा मामला बताओ है क्या। 1 मिनट, थोड़ा सा हम आगे हो गए। हाँ, जब पुलिस ने इससे पूछताछ करने की कोशिश की तो पहले तो ये गोलमोल बातें करने लगा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की, अब पुलिस की सख्ती जानते हैं, तो अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं। विवेक पटेल ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया और ये बात कहा कि हाँ युवती की हत्या यानी प्रीति की हत्या की गई है, और फिर उसके लाश के ठिकाने की पूरी कहानी उसने पुलिस को बताई। इसके बाद पुलिस ये बताया, इससे पूछा गया कहाँ लाश को ठिकाने लगाया, तो इसने बताया कि जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का अनूप शहर हाईवे है, वहाँ पर एक आम का बाग है, वहाँ पर हमने लड़की की लाश को देखा। इसके बाद पुलिस टीम जो है लड़की की मां को लेकर जहांगीराबाद थाना पुलिस पहुंचती है, वहां पर संपर्क करती है कि भाई कोई युवती की लाश आपको हाल फिलहाल मिली। तो जहांगीराबाद थाना पर चूंकि रिकॉर्ड के लिए लड़की की फोटो ले ली जाती है, जो जो चीज़ उसके पास मिलती है उन फोटो के लिए आती है। जब लड़की की फोटो दिखाई जाती है तो लड़की की नथ से जो है उसकी माँ पहचान करती कि हाँ ये हमारी बेटी है। अब जाहिर सी बात है इन्होंने ही सब कुछ बताया था। पुलिस टीम जो है पहचान करके जो भी चीज़ें मिली वो सब लेकर वापस आई। इसके बाद जो है भतीजे विवेक पटेल से पूछताछ शुरू हुई। विवेक पटेल ने पुलिस को बताया कि उनका प्लान ये था कि लाश को इतनी दूर जाकर फेंकेंगे कि
किसी को उसके बारे में अंदाजा न हो जाए कि ये लड़की उन्नाव या कानपुर के रहने वाली थी। लिहाजा हमने बुलंदशहर की तरफ गंगा एक्सप्रेसवे से निकल गए। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का अल्हौड़ गांव था, करीब 400-450 किलोमीटर का सफर हो चुका था। हम और दूर जाना चाहते थे, लेकिन तब तक सुबह होने वाली थी। क्योंकि बॉडी एक दिन की हो चुकी थी, गर्मी है, ऐसे में संभावना थी ये कि कहीं बाई चांस किसी का बदबू या कुछ हो जाए तो हम लोग फंस जाएंगे। लिहाजा इसको अंधेरे में रहते ही हमें ठिकाना लगाना था। जब हम उस बाग के पास पहुंचे तभी हमारे लिए ये ठीक था कि अब हम फेंक दें, नहीं तो उजाला हो जाएगा, फिर हम फंस सकते हैं, फिर लड़की की लाश को ठिकाने लगाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने वहां जहां तक पहुंच सकते थे उस बाग में जाकर उस लड़की को फेंक दिया। सारे कपड़े उतार दिए, कपड़ों को दूसरी जगह फेंका, लेकिन नथनी उतारना विवेक कहा हमने ध्यान ही नहीं दिया, अंधेरा था तो ध्यान नहीं दिया कि नथनी भी उतार लें। और विवेक कहना था हमें नहीं अंदाजा था कि इस नथनी की वजह से हमारा सारा प्लान जो है फेल हो जाएगा और हम फंस जाएंगे। वहीं पुलिस ने जब भतीजे की गिरफ्तार हुआ, इस बात की भनक बताते हैं देवकांत उत्तम को भी लग गई। जैसे ही देवकांत उत्तम को यह भनक लगी, सोमवार को बर्रा थाने में पहुंच गए। उनको पता था, आजकल तो यूपी पुलिस का वैसे भी जानते हो कि छोटे छोटे मामले में पुलिस पैर वैर में गोली मारना था ही। कहीं देवकांत उत्तम को ये लगा कि ये भी मामला लड़की से जुड़ा हो, ऐसा ना हो कि पुलिस गुड वर्क दिखाने के लिए हमारे भी पैर वैर में गोली मार दे। लिहाजा सोमवार को ये जो है बर्रा थाने पहुंच गए और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। इस दौरान कहते हैं देवकांत ने जो है एक वीडियो गिरफ्तारी से पहले बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं और उन्हें पुलिस पर यकीन है कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी, सच्चाई सामने आएगी, हमारी भी बात सुनेगी। एक तरीके से उन्होंने लड़की को ही कहा कि वो लड़की गलत है, मैं बेकसूर हूं। वो इसी तरह से और भी लोगों को अपने जाल में फंसाकर पैसे ऐंठती थी। अब ये उन्होंने क्या कहा, हम आपको वो वीडियो भी सुना देते हैं, ऐसा ना हो कि एक ही तरफ की बात हो। भाई जो उन्होंने भी कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। अब सुनिए देवकांत उत्तम ने सरेंडर से पहले वीडियो बनाकर क्या कहा। मैं देवकांत उत्तम उन्नाव से जिस प्रकरण में मुझे फंसाया जा रहा है, मैं उसमें पूरी तरह से निर्दोष हूँ। मुझे पुलिस पे, प्रशासन पे पूरा विश्वास है, वो निष्पक्ष जांच करेंगे, मेरी बात भी सुनेंगे। और अब चूंकि मेरे बस का नहीं रह गया कुछ, जितना मुझे परेशानी हुई है, मेरे घर के लोगों को परेशानी हुई है, मेरे न गलती होने की वजह से जो मेरे घर वालों को परेशानी हुई है, उसकी वजह से मैं अब बर्रा थाने में सरेंडर करने जा रहा हूं अपने आप को। और मुझे कानपुर के पुलिस, उन्नाव की पुलिस, प्रशासन और मेरे मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि जो भी सच्चाई हो उसको सामने लाएं। बस यही कहूँगा। तो ये देवकांत उत्तम का सरेंडर करने से पहले का वीडियो। अब जरा देवकांत उत्तम के बारे में ही बता दें। जो देवकांत उत्तम है वो मूल रूप से बताते हैं कि फतेहपुर जिले के नुनैरा गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता सरजू पटेल की 25 मई को मौत हुई थी, जिसकी वजह से आप देख रहे होगा कि एक फोटो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बड़े बड़े घुंघराले से बाल हैं, मूछ रखी हुई है और अभी जो है एकदम क्लीन शेव है। तो इनके पिता की 25 मई को मौत हुई, जिसके चलते जो है क्रियाक्रम में होता है तो बाल घुटाने पड़ते हैं, इसी वजह से। देवदत्त के बड़े भाई पप्पू पटेल की शादी नहीं हुई है, वो गाँव में रहकर खेती बाड़ी करते हैं। देवदत्त उत्तम की गांव के ही रहने वाले जो एक इनकी पत्नी शायद है मोनिका उत्तम, उनसे शादी हुई। देवदत्त ने अपने गांव में 2 बीघे का इनका फार्म हाउस बना हुआ है, पैसे वाले हैं, कोई किसी तरह से कमी नहीं है। देवदत्त जो हैं अभी हाल फिलहाल जहानाबाद विधानसभा जो इनका गांव क्षेत्र का लगता है उससे शायद विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हर सप्ताह छुट्टी पर जो है ये अपने गांव जाते थे, वहां पर क्षेत्र के लोगों से मिलते थे ताकि अपना जो है लोगों से मेल जोल बढ़ाएं और जब चुनाव हो तो उनको इसका फायदा मिले। कहते हैं कि हर गरीब, इधर हाल फिलहाल में उन्हें गांव के गरीब की बेटियों की शादी में मदद करना, जैसा कि हर नेता करता है जो जिसको बढ़ना होता है। और अभी गर्मियों में उन्होंने जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 प्याऊ लगवाए हैं। अब नेता बनना है तो ये सब तो करना ही पड़ता है। वहीं इनका कहा जाता है कि डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि देवदत्त उन्नाव के असीवन थाना क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल में शुरुआत में टीचर थे।
साल 2018 में नौकरी से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने उन्नाव में पार्टनरशिप में एक अस्पताल खोला। कुछ समय बाद दोनों जो इनका पार्टनर था उसके साथ इनकी पटी नहीं तो अलग हो गए। लिहाजा इसके बाद देवदत्त ने उत्तम हॉस्पिटल के नाम से अपना हॉस्पिटल शेखपुर में खोला और अभी एक और हॉस्पिटल का काम इनके यहां चल ही रहा था। अब तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवदत्त उत्तम का कहना है कि हम बेकसूर हैं। विवेक पटेल की कहानी पूछताछ में सब कुछ आ गया है। जो गार्ड था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसने भी बताया भैया ये सब लोग के साथ हम थे, जो लोग कहते थे हम किए। अब देवकांत जी जो हैं, देवकांत जी तो हैं अपने आप को बेकसूर बता रहे, कह रहे हैं वो लड़की गलत है, वो इसी तरह से लोगों को फंसा कर पैसे ऐंठती है। हम मान लेते हैं आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन आप तो इतने समृद्ध हैं, समझदार हैं, हॉस्पिटल चलाते, आप उसके जाल में फंस कैसे गए? अगर वो इस तरह कर भी रही थी तो आप कैसे फंस गए? अब चीजें आपके खिलाफ हो गई तो आप चाहे जितना बातें कहिए, सबूत आपके खिलाफ है। इस मामले में पुलिस ने, जो कानपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस तरह से पूरा सिलसिलेवार उन्होंने घटना के बारे में बताया, वो भी हम आपको सुना देते हैं ताकि ऐसा ना हो कि कहानी अपनी तरफ से बता रहे हैं। ये पूरी जो कहानी है, जो खबर है, जो पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 मिनट की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने उन्हें पूरी डिटेल बताई है, सुनिए। 24/5/26 को एक पीड़िता की मां ने थाना बर्रा पर अपनी पुत्री के अपहरण के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके संबंध में थाना बर्रा पर अभियोग संख्या 172/26 एक 140 BNS दर्ज हुआ था, जिसमें 2 अभियुक्त नामजद किए गए थे, देवकांत उत्तम और विवेक पटेल। इसमें बर्रा कोतवाल और ACP, ADCP सभी ने सक्रियता दिखाते हुए इसमें 3 टीमों का गठन किया था और इसमें पीड़िता की तलाश की जा रही थी। और कई दिनों तक इसमें जब पीड़िता का सुराग नहीं मिला तो हम लोगों ने DCRB के माध्यम से अलग अलग जनपदों में सूचना कराई कि इस हुलिया की कहीं कोई लड़की की लाश मिली हो तो कृपया अवगत कराएं। पुलिस को सूचना मिली कि जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में एक अज्ञात लड़की का शव वहां 23 तारीख को मिला था। इस सूचना पर हमारी पुलिस कल वहां गई थी। इंस्पेक्टर बर्रा और उनकी टीम ने वहां जाकर के जो हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स थे और जो मृतका का हुलिया था उससे प्रारंभिक पहचान की, लेकिन इसकी पुष्ट पहचान करने के लिए पीड़िता के परिजनों को भी वहां बुलाया गया। पीड़िता की मां, पीड़िता के भाई एवं उनके अन्य परिजन वहां गए और उन्होंने उसकी ज्वेलरी और उसके हाथ के कलावे के माध्यम से उसकी पहचान की, लेकिन इसकी वैज्ञानिक पहचान स्थापित करने के लिए उसमें DNA मैचिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। जब इसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि मृतका वही है तो फिर इसमें जब अभियुक्तों से इसमें पूछताछ शुरू की गई तो इसमें संदिग्ध इसका जो एक अभियुक्त था अजीत सिंह से पूछताछ हुई तो अजीत सिंह ने बताया कि वह और विवेक पटेल इस मृतका के शव को वहां ठिकाने लगाने के लिए गए थे और अभियुक्त अजीत सिंह के मोबाइल की पूरी लोकेशन भी उस क्षेत्र में मिली। इसमें अजीत सिंह की जो बयान थे उसके आधार पे विवेक पटेल और देवकांत उत्तम को भी हिरासत में लिया गया और उनसे भी बहुत गहराई से इसमें पूछताछ की गई। तो उन लोगों ने ये बताया कि पीड़िता ने एक प्रार्थना पत्र 19/5 को थाना कोतवाली उन्नाव पर उसके विरुद्ध बलात्कार एवं शोषण का दिया था और इन लोगों को यह आशंका थी कि उस प्रार्थना पत्र के आधार पर ये जेल चले जाएंगे, इसलिए इन लोगों ने 21 तारीख को बर्रा आकर के और उस पीड़िता को फोन करके बुलाया और पीड़िता जब बर्रा बाईपास पे गई तो इन्होंने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में उसको बैठा लिया और सचंडी के आसपास रास्ते में ही उसकी रस्सी से गला घोट करके हत्या करा और शव को लेकर के ये लोग शाम को उन्नाव पहुंच गए
उन्नाव में देवकांत उत्तम गाड़ी से उतर गया और विवेक पटेल और अजीत सिंह उस स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर के गंगा एक्सप्रेसवे के थ्रू जहांगीराबाद बुलंदशहर तक गए और वहां उन्होंने सड़क के किनारे एक बाग में इस लड़की का शव फेंक दिया था। इन लोगों ने उसके कपड़े भी कहीं फेंक दिए थे किसी नहर में, ताकि उसकी कपड़ों के माध्यम से बाद में पहचान भी ना स्थापित हो सके। अब इसमें अभियुक्तगणों को इसका पूरा कारण बताते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है और मेडिकल के पश्चात उनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है और पीड़िता के परिजनों ने चूंकि शव की शिनाख्त कर ली है। इस प्रकार से अभियुक्तगणों ने भी इस घटना में होना पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। अभियुक्त देवकांत उत्तम का ये कहना है कि ये लड़की इनके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी और उससे बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। सर कोई गन शॉट भी बताया था आरोपी ने खुद को दिया था। आरोपी ने बीच में 28 तारीख को एक षड्यंत्र के तहत अपने एब्डोमेन में एक फायर इंजरी की चोट कारित की थी और ये उन्नाव में वहां दही थाने पर गया था और उसने एक झूठी कहानी बनाई कि मुझे 2 लोगों ने गोली मारी है और इसको हैलेट हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था। इस बात की सूचना इंस्पेक्टर बर्रा को मिली थी। बर्रा इंस्पेक्टर ने वहां जाकर जब उससे गहराई से पूछताछ की तो उसने बताया कि अपने विरोधियों को फंसाने के लिए उसने ये घटना प्लान की थी। वो घटना बिल्कुल सही नहीं थी और एक षड्यंत्र के तहत वो कारित की गई। सर अभी तक कितने आरोपी पकड़े गए और कितने फरार हैं? इसमें जो फिलहाल इसमें शामिल थे 3 अभियुक्त देवकांत उत्तम, विवेक पटेल और अजीत सिंह, तीनों की गिरफ्तारी हो गई है और तीनों को नियमानुसार माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और भविष्य में इनके खिलाफ गंभीर धाराओं जैसे गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। और जो पीड़िता के जो ज्वेलरी थी वो चूंकि वहां पोस्टमार्टम में हम सबको मिली थी वो प्राप्त हुई है और इसका पीड़िता का शव चूंकि इन्होंने इसकी हत्या 21 तारीख को कर दी थी और पोस्टमार्टम 24 तारीख को इसको वहां बुलंदशहर में हुआ तो इसकी बॉडी हाईली डिकम्पोज हो गई थी और चूंकि इसकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई थी इसलिए 27 तारीख को इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। लेकिन ज्वेलरी और उसके हाथ के कलावे के माध्यम से परिजनों ने प्रथम दृष्टया इसकी पहचान स्थापित। ज्वेलरी में क्या क्या किसकी मात्रा? इसके एक नोज मेटल था पीले रंग का नाक में, केवल वही एक ज्वेलरी इसके पास थी और एक हाथ में इसके कलावा बना था, उसके माध्यम से परिजनों ने इसकी पहचान। आरोपी डॉक्टर जो है बता रहा है इन की पनाह लिए था, क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? नहीं, डॉक्टर ये जब यहाँ पे इसको जब बुलाया गया था पूछताछ के लिए तो ये कुछ मीडिया पर्सन्स को भी लेके आया था और कुछ अधिवक्ताओं के साथ भी पहले दिन आया था, लेकिन बाद में इसको पूछताछ के बाद इसको यहाँ से रिहा किया गया था। बाद में फिर इसकी जब साक्ष्य मिल गए तब इसकी गिरफ्तारी की गई। इसमें एक प्रमुख बात यह है कि जो घटना में वाहन जो था स्कॉर्पियो वाहन वो भी बरामद हो गया है। वो इसके एक मित्र मोहन पांडे के नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड है जो यहाँ झकरकट्टी के बूथ पे रहने वाले हैं। जब इससे ये पूछा गया कि मोहन पांडे से आपकी जान पहचान कैसे हुई तो उसने बताया कि मोहन पांडे सीमेंट और सरिया की इनकी एक एजेंसी है वहाँ उन्नाव में और इसका एक नया कोई हॉस्पिटल बन रहा था तो ये वहां से सामान लाता था, तो इन सबकी दोस्ती हो गई थी। तो मोहन पांडे की गाड़ी इसके हॉस्पिटल में ही खड़ी होती थी और वो गाड़ी लेकर के यहाँ चलाया था।